यूपी जीके को देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे हूबहू जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा साथियों मैथ के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एक तो आपका छा हो जाएगा, त्रा हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों, देखिए यहाँ पर एक मिसिंग है, वो कौन सा साथियों मिसिंग है, शा भी हो गया, त्रा भी हो गया, ठीक है ना। श्रा की अगर बात करते हैं तो ये वाला मिसिंग है, तो ये शाह एक संयुक्त व्यंजन नहीं है साथियों। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कह सकता हूं कि आपका आंसर साथियों बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन से शब्द साथियों पुल्लिंग है, मुझे बताइए। पुल्लिंग वो शब्द होता है जिनके साथ आप कैसा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं या अच्छा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी शब्द के साथ अच्छी आ रहा है तो वो स्त्रीलिंग होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। वर्षा कैसी है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, रात कैसी पुल्लिंग हो जाएगा, गांव कैसा है आपका, सॉरी वर्षा कैसी है स्त्रीलिंग हो जाएगा, रात कैसी है स्त्रीलिंग हो जाएगा, गांव कैसा है आपका पुल्लिंग हो जाएगा, और नींद कैसी है ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं, मैं कह सकता हूं जिनके साथ कैसा का इस्तेमाल हो वो आपका पुल्लिंग, जिनके साथ कैसी का इस्तेमाल हो वो आपका साथियों स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नेत्री शब्द का साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि नेत्री का पुल्लिंग क्या होता है, मुझे बताइए। तो नेत्री का पुल्लिंग क्या होता है साथियों, नेता होता है। आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, सामासिक या संयोजक चिन्ह क्या है, मुझे बताइए। यानी कि जो साथियों जैसे कि अगर बात करें, मैं आपको हर बार एक एग्जांपल देता हूं, आज और कल यहाँ पर एक बीच में योजक चिन्ह लगा है। इस योजक चिन्ह को ही क्या कहा जाता है, सामासिक चिन्ह कहा जाता है या संयोजक चिन्ह कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में मुझे बताइए साथियों के प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे बनता है। तो अगर ऐसे करके बात करें, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क्स है, मैं कह सकता हूं कि जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कहा जा रहा है कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी वाक्य में और आ जाता है, बीच में और आ जाता है तो वो आपका संयुक्त वाक्य होगा, या तथा आ जाता है, या किंतु परंतु आ जाता है, या इसलिए आ जाता है, या एवं आ जाता है, तो वो सारे वाक्य आपके कैसे हो जाएंगे, एक तरीके से संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर किसी वाक्य में साथियों बीच में के आ रहा है क्या या क्योंकि आ रहा है, तो वो वाक्य हमेशा कैसा वाक्य होता है, वो वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पर साथियों के आप लोग देख रहे हैं कि तुलसीदास जी ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। जिनका आंसर जो लोग भी यहाँ पर बी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए साथियों, यद्यपि वह अस्वस्थ है फिर भी लेखन क्षेत्रों में सक्रिय, ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। देखिए अगर बात करें साथियों, मिश्र का मतलब होता है मिला जुला। मिश्र का मतलब क्या होता है, मैं ट्रिक से आपको बता रहा हूं। मिश्र का मतलब होता है साथियों मिला जुला, यानी कि अगर किसी वाक्य में आप मिले जुले शब्द देखें, जैसे कि जब तब, ठीक है ना, जैसे कि अगर बात करें मान लीजिए जब तुम आओगे तब वो जाएगा, तो जब अब तब किसी वाक्य में आ जाए, ठीक है ना, ऐसा वैसा, ऐसा करोगे तो वैसा पाओगे, या ऐसा वैसा साथियों आ जाए, तो हमेशा आप याद रखना अगर मिले जुले शब्द आते हैं तो वो हमेशा मिश्र वाक्य होता है। अब देखिए यद्यपि और तथापि, फिर भी को एक तरीके से क्या कहा जाता है, तथापि कहा जाता है। यद्यपि वह अस्वस्थ है तथापि लेखन क्षेत्र में सक्रिय है, या यद्यपि वह अस्वस्थ है फिर भी लेखन क्षेत्र में सक्रिय है, तो ये मिले जुले शब्द एक तरीके से कहलाएंगे। और मिले जुले जहां पर शब्द होते हैं वो आपका मिश्र वाक्य होता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से तद्भव शब्द की जब हम साथियों बात करते हैं, देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द की अगर बात करें या तद्भव शब्द की अगर बात करें, वानर आपका एक तत्सम शब्द होता है। बंदर की अगर बात करें, बंदर आपका तद्भव है, वानर आपका तत्सम है। उसी प्रकार ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तद्भव शब्द कौन सा है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाला बंदर शब्द आपका तत्सम शब्द, तद्भव शब्द हो जाएगा, बाकी सारे तत्सम है। उसके बाद देखिए एक ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि देवर का तत्सम क्या होगा, पता नहीं साथियों क्या है ये सवाल। जो देखिए जो आज की इस वीडियो में मैं सवाल आपके लिए लाया हूं ना, ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग हूबहू आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कीजिए। देवर का तत्सम क्या होगा, तो देवर का तत्सम अगर आपसे पूछा जाए तो द्विवर आपको बता देना है। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि साथियों कौन सी है, मुझे बताइए। जब हम बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि की ट्रिक की अगर बात करें तो दो मात्राएं ऐसी लगी हो, ठीक है ना, या साथियों ऐसी लगी हो, तो आप बता देना कि इस शब्द में
में इस शब्द में कौन सी संधि होगी? इस वृद्धि स्वर संधि होगी। यहाँ पर दो मात्राएं ऐसी लगी हुई, यानी कि वृद्धि स्वर संधि कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी में है, जिनका आंसर यहाँ पर है डी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अतएव की अगर संधि विच्छेद करते हैं तो साथियों क्या बन सकता है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों, अगर आपका जवाब यहाँ पर है अतः धन एव, क्या साथियों अतः धन एव अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा कि आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपरोक्त वाक्य में घास फूस शब्द में कौन सा समास है? मैं आपको बता चुका हूं कई बार, अगर रिपीटेशन वाले शब्द आ जाते हैं जैसे कि रातों रात, ठीक है ना, या ऐसे करके शब्द आ जाए धीरे धीरे, ठीक है ना, अगर रिपीटेशन वाले शब्द आ जाते हैं और पूछा जाएगा कौन सा समास है तो आप बता देना अव्ययी भाव समास है। क्या अव्ययी भाव समास है? लेकिन अगर वो रिपीटेशन वाले शब्द ना हो जैसे कि ये है तो आपसे पूछेंगे, बीच में योजक चिन्ह लगा होगा ध्यान दीजिएगा, और रिपीटेशन वाले शब्द ना हो तो पूछे तो आपको क्या बताना है साथियों? द्वंद्व समास आपको बताना है, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर और आपसे पूछा जा रहा है साथियों यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास का जब हम साथियों चयन करेंगे तो शूलपाणी की अगर बात करते हैं, ये एक ऐसा शब्द है साथियों जहां पर आपका बहुब्रीहि समास है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, बादल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, मुझे बताइए। देखिए बादल की अगर बात करते हैं, बादल को तोयत कह सकते हैं, पयोदर कह सकते हैं, नीरद कह सकते हैं, लेकिन तोयद ही नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, तो यही आपका राइट आंसर है। व्योम का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, मुझे बताइए। तो व्योम की अगर हम बात करते हैं साथियों तो व्योम को क्या कहा जाता है? व्योम को साथियों अंबर कहा जाता है। ये आप सभी लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि साथियों पारदर्शी का आपसे क्या पूछा जा रहा है? विलोम पूछा जा रहा है। तो पारदर्शी का एग्जाम में आपसे विलोम पूछा जाएगा, आप क्या बता देंगे? आप साथियों अपारदर्शी बता देंगे, यानी कि पारदर्शी का विलोम पूछे तो पारदर्शी, ठीक है ना, अपारदर्शी का विलोम पूछे तो पारदर्शी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों सृष्टि का आपसे अगर विलोम पूछे तो आप किसका जवाब देंगे, यानी कि क्या ऑप्शन को टिक करेंगे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों सृष्टि का विलोम क्या होता है? प्रलय होता है, और प्रलय का विलोम क्या होता है? सृष्टि होता है। तो दोनों बातें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए कि इनमें से शब्दों में से एक अनेकार्थी है, तो अनेकार्थी साथियों इसमें कौन सा शब्द है? मैं कह सकता हूँ जो गोली शब्द है ये आपका अनेकार्थी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी नहीं है? तो अनेकार्थी कौन सा नहीं है? मैं कहूंगा साथियों पुस्तक नहीं है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों पार्श्विक कौन सा व्यंजन है, तो मैं कहूंगा ला शब्द, ला व्यंजन जो है ना ये आपका पार्श्विक व्यंजन ही होता है। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, मुझे बताइए। तो उसको साथियों पार्थिव कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको पार्थिव कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जो पहले था पर अब नहीं है, इसके लिए एक शब्द साथियों क्या होगा, मुझे बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा संभावना है कि इस बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए। साथियों देखिए अब अगर बात करें कुछ दिन चंद घंटे बचे हैं आपके एग्जाम होने में, तो मैं आपको दो तरह की ऐसी पीडीएफ देने जा रहा हूं जिस एग्जाम यानी कि जिसको पढ़ के एग्जाम आपका निकल जाएगा। वो साथियों पीडीएफ कौन सी है? 2018 से लेकर 2024 तक की सभी शिफ्ट हैं और साथियों हल सहित हैं। एक बार इनको सरसरी निगाहों से देखकर चले जाइएगा। उसके अलावा 10 प्रैक्टिस पेपर मैं आपको दे रहा हूं। क्या मैं आपको दे रहा हूं साथियों? 10 प्रैक्टिस पेपर मैं आपको साथियों दे रहा हूं। इनको एक बार ये समझ लीजिए, बहुत तेजी के साथ आप लोग सरसरी निगाहों से इन दोनों पीडीएफ को देखकर चले जाएंगे और अपने एग्जाम को साथियों फतेह कर डालेंगे बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। कैसे ये पीडीएफ ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। उस लिंक पर साथियों जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आप 45 का पेमेंट करके क्यूआर कोड आपको एक दिया जाएगा, वहां पर 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट साथियों जब आप सेंड करेंगे तो आपको तुरंत पीडीएफ दे दी जाएगी। उसके अलावा इसके साथ ही यूपी जीके की भी और यूपी करंट अफेयर की भी पीडीएफ आपको दी जाएगी। अब यहाँ पर अगर बात करें जो पहले था पर अब नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द साथियों भूतपूर्व होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो साथियों उसको दुर्लभ कहा जाता है, यानी कि जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या कहा जाएगा? उसको दुर्लभ कहा जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो साथियों बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसको बहुभाषाविद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुभाषाविद कहा जाता है। ये सभी के सभी सवाल आपको जो करवाए जा रहे हैं एक तरीके से वो सवाल हैं, वो टॉप लेवल के सवाल हैं जो इस बार की सभी शिफ्टों में साथियों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपका एग्जाम है और आप
आप चाहते हैं कि इस बार आपको जैसे ना कैसे ना करके साथियों वर्दी मिल जाए, तो इस पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा और एक रामबाण तरीका मैं आपको बताऊंगा, रामबाण इलाज मैं आपको बताने वाला हूं इस एग्जाम को पास करने का, वो भी आप लोग साथियों देख कर जाइएगा। देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है मुझे बताइए। अगर बात करें उज्जवल कैसे लिखा जाता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, उज्जवल में 2 बार जा आएगा और दोनों बार आधा आधा जा आएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि बताइए कवित्री कैसे लिखा जाता है। तो कवित्री कैसे लिखा जाता है मैं आपको बतला देता हूं, कुछ ऐसे लिखा जाता है। और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है? ऐसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। खेत रहना, यह मुहावरा आपसे इस बार पूछा जाएगा कि खेत रहने का मतलब क्या होता है? संपत्ति का बचा रह जाना नहीं, इज्जत बचाना नहीं, वीर गति प्राप्त हो जाना। बिल्कुल साथियों, खेत रहने का मतलब क्या होता है? वीर गति प्राप्त हो जाना इसका मतलब होता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। कपटी मित्र साथियों किस मुहावरे का मतलब है मुझे बताइए। तो कपटी मित्र की जब हम बात करते हैं साथियों, आस्तीन के सांप एक तरीके से हो जाएगा, यानी कि कपटी मित्र की जब हम बात करें यानी कि आस्तीन के सांप को ही क्या कहा जाता है? कपटी मित्र कहा जाता है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। श्रृंगार रस का साथियों स्थायी भाव अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसका चयन करेंगे? आप चयन करेंगे रति का। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है मुझे बताइए। साथियों अभी हम लोग देख रहे हैं हिंदी के 37 सवाल, हिंदी के 37 क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद साथियों जीके जीएस और यूपी जीके के तकरीबन 38 सवालों को देखेंगे। फिर टॉप लेवल के साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे और साथियों उसके बाद देखेंगे कौन से क्वेश्चन साथियों मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस प्रकार से पूरे पेपर का आपको निचोड़ दिया जा रहा है। एग्जाम को पास करने के लिए इन वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट आपको कहीं पर नहीं मिल सकता पूरे यूट्यूब को अगर मैं खंगाल डालूं। देखिए वीर रस का अगर स्थायी भाव जो होता है तो वो उत्साह होता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। मात्रिक अर्धसम जाति का छंद साथियों कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोहा जो होता है ये मात्रिक अर्धसम जाति का एक छंद होता है दोहा। अगला सवाल देखिए निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये, ठीक है, कौशल। तो कुल मिला के ये क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये एक साथियों क्या है? दोहा है। ये क्या है? ये कि दोहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों दोहा है, बचपन में आपने बहुत पढ़ा होगा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें साथियों रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। कठिन काव्य का प्रेत ये किस कवि को कहा जाता है मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों केशव दास की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है। इस प्रकार जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ मुझे बताइए। तो द्विवेदी युग का नामकरण की अगर बात करें साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नामकरण पर हुआ था, यानी कि द्विवेदी युग का नामकरण साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है, आप सभी लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद एवं शाहजहांपुर में प्रचलित बोली कौन सी है मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों कन्नौजी बोली जाती है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो साथियों अगर भूकंप की तीव्रता मापना हो तो किसका इस्तेमाल किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को साथियों क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। यानी कि जिनका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। सामान्य ज्ञान के सवाल साथियों चल रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर जो जाएगा वो बुध ग्रह के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए गिर राष्ट्रीय पार्क साथियों किस राज्य में है मुझे बताइए। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या साथियों महाराष्ट्र में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, गिर नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात में। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा की, तो सुंदरलाल बहुगुणा ही चिपको आंदोलन के प्रणेता कहलाए जाते हैं। अगले नंबर का सवाल देखिए कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व साथियों किसने किया था। तो लखनऊ का जब जिक्र आएगा 1857 की क्रांति से संबंधित, तो बेगम हजरत का नाम साथियों सबसे पहले आएगा। मैं यानी कि बेगम हजरत महल की अगर बात करें यानी कि लखनऊ से
जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? हमें यह मालूम होना चाहिए कौन कौन से साथियों केंद्र थे। अजमेर भी केंद्र था, उसके अलावा साथियों नीमच भी केंद्र था और आउवा भी था, लेकिन जयपुर नहीं था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? यानी कि रामचंद्र पांडुरंग साथियों किसका वास्तविक नाम था? तात्या टोपे का नाम एक तरीके से क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? पीने के लिए साथियों सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीने योग्य पानी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी इनमें से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो किसके रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सवाल आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि साथियों मैंने आज की इस वीडियो में जीके के वही क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि 38 सवाल साथियों आपसे एग्जाम में पूछे जाना है। तो मैक्सिमम अब अगर आप साथियों 21 से 23 सवाल अगर आप कर देते हैं जीके के पोर्शन में, तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी कि जीके में आपने अच्छा स्कोर किया। क्योंकि साथियों बहुत ज्यादा कोशिश करो, बहुत ज्यादा ज्ञाता ही इसमें ला सकता है साथियों। 26 से 27 क्वेश्चन सही कर सकता है, लेकिन 21 से 23 कर दोगे अच्छा स्कोर माना जाएगा कुल मिला के। तो कुल मिला के साथियों यहाँ से आज की इस वीडियो से आपके कई सारे सवाल फंसेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे साथियों? एक वैज्ञानिक थे पारिस्थितिकी, या एक पत्रकार थे, या एक कृषि वैज्ञानिक थे, या एक साथियों पक्षी वैज्ञानिक थे? मुझे बताइए। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों ये तो एक कृषि वैज्ञानिक थे, यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ये कहां पर स्थित है? यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहां पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। कहां पर साथियों स्थित है? देहरादून में स्थित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे इनमें से किसे सोख लेते हैं? तो साथियों किसे सोख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान? हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को साथियों सोख लेते हैं। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो किसके द्वारा आहूत की जाती है साथियों? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। इसलिए सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? तो अगर बात करते हैं साथियों संविधान के किस भाग में, तो मैं कहूंगा संविधान के भाग नंबर 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद देखिए 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? बताइए। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में विधि का शासन, क्या साथियों विधि के शासन का विचार कहां से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है साथियों? इंग्लैंड से लिया गया है। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों भारत का निर्वाचन आयोग जो है ना ये लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करते हैं। राइट आंसर आपका भी हो जाता है। और चांगपा जनजाति कहां पर पाई जाती है? लद्दाख में, मणिपुर में, असम में या सिक्किम में? तो मैं कहूंगा चांगपा जनजाति तो लद्दाख में पाई जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो कितने प्रतिशत यानी कि हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है? तो 21% पाई जाती है। ठीक है ना, इसलिए राइट आंसर आपका डी है। अगला सवाल देखिए प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है हरे पौधों के द्वारा, सभी जंतु एवं पौधों के द्वारा, सभी हरे पौधों के द्वारा या वायर द्वारा? तो मैं कहूंगा सभी हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। वर्षा का जल का संचयन सबसे प्रमुख उपयोग है, यानी कि वर्षा के जल का संचयन जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? वो सिंचाई के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था?
ये कथन किसका था साथियों? ये एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो ये ऑस्टिन का कथन था। ये किसका कथन था साथियों? ये ऑस्टिन का कथन था। उसके बाद देखिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो 1757 में नहीं, 65 में भी नहीं साथियों, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एक भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? क्या पिछड़ी और गतिहीन अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था है? देखिए भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना एक विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी कि एक तरीके से साथियों विकासशील यानी कि विकसित अभी हो रही है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? वृहत एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व है या आर्थिक विकास में विदेशों के सहयोग है या सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है? तो मैं कहूंगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है साथियों, मुझे बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, जो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है यही भारत की राष्ट्रीय आय को अनुमानित करता है। आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या है कि भारत में सैन्य शासन की प्रथा सबसे पहली बार किसके द्वारा लागू की गई थी? तो साथियों किसके द्वारा लागू की गई थी मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, भारत में सैन्य शासन की प्रथा सबसे पहली बार साथियों किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यूनानियों के द्वारा लागू की गई थी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अजंता की चित्रकला की विषय वस्तु इनमें से किससे संबंधित है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो बौद्ध धर्म आपको साथियों बता देना है, यानी कि अजंता की चित्रकला की जो विषय वस्तु है साथियों वो किससे संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। साथियों अगर आपने अभी तक साथियों ठीक है ना, अगर साथियों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो साथियों मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, क्योंकि साथियों मेरा मोटिवेशन ऊपर उठता है और मैं आपके लिए इसी प्रकार से और ज्यादा मेहनत करता हूं, ठीक है ना। तो एक छोटा सा आपको काम करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अरे उसके बाद देखिए किसके शासनकाल में, देखिए मुगल चित्रकला की अगर बात करें तो ये तो साथियों जहांगीर के समय में बहुत ऊपर उठी थी, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। हुमायूं ने पहली बार चुनार के किले पर आक्रमण कब किया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1532 में किया था हुमायूं ने पहली बार चुनार के किले पर आक्रमण। उसके बाद देखिए शेरशाह को कहां पर साथियों दफनाया गया था? तो शेरशाह को बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। इनमें से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों इसमें से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, तो मैं कहूंगा जो एक तरीके से साथियों यूप्लेक्टेला है ना, यूप्लेक्टेला ये अचल जीव का उदाहरण होता है साथियों, यूप्लेक्टेला। उसके बाद देखिए अगला सवाल है प्रोटीन अणु की इकाई साथियों क्या होती है? तो अमीनो अम्ल ही, क्या अमीनो अम्ल ही प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है? आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में नहीं होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है? तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो आप किसका आंसर लगाएंगे? आप तारक काय बता देंगे, क्योंकि अंगक पादप कोशिका में क्या नहीं होता है? तारक काय नहीं होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों यकृत होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी तो सारस क्रेन आपको साथियों बतला देना है। अगला सवाल देखिए पूर्वा किस आदिवास में शामिल है? तो पूर्वा की अगर बात करें साथियों ग्रामीण में शामिल है, ग्रामीण में। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो अब साथियों यहाँ पर रीजनिंग के बहुत शानदार कॉन्सेप्ट साथियों आपके सामने से गुजरेंगे, जो आप साथियों डायरेक्ट एग्जाम में देखेंगे, यानी कि आप देखेंगे साथियों के लगभग वही हूबहू वही साथियों क्वेश्चन आपको एग्जाम में साथियों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन साथियों मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए कि भिन्न आकृति का चयन कीजिए। अब इसमें ये वाली अलग है, ये वाली अलग है, ये वाली अलग है, ये वाली अलग है। अब कैलकुलेट करना है, 2 3 को कैलकुलेट करके 5 बनाया गया
गया है, 3 4 को कैलकुलेट करके 7 बनाया जाएगा, 1 0 को कैलकुलेट करके साथियों 1 बनाया गया और इनको कैलकुलेट करके क्या बनाया जाएगा कुल मिलाकर। देखिए अगर हम साथियों इसको क्या कर दे, इसको हम साथियों एक तरीके से जोड़ दें, यानी कि 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वो ये लिखा हुआ है। 3 और 4 कितना हो जाएगा साथियों, 7 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन 2 और 4 साथियों 6 आना चाहिए था, यहाँ पर 2 क्यों लिखा हुआ है? तो साथियों भिन्न आकृति कौन सी है? मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर ए वाली भिन्न आकृति है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहाँ पर सही जवाब साथियों क्या हो सकता है। चलिए देखिए, जैसे कि साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग, क्या 5 से 36 बनाया गया है, तो 6 से क्या बनेगा, 48, 50, 49 या 56। देखिए सिंपल सी बात है, ये 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि अगर हम 5 में 1 प्लस कर देते हैं तो 6 आ जाता है और 6 का स्क्वायर है साथियों ये। उसी प्रकार अगर हम 6 में 1 प्लस करें यानी कि 7 आ जाएगा, तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि 49 क्या कहीं पर ऑप्शन में है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करें कि ए बी सी डी है, उसके बाद ओ पी क्यू आर है, ठीक है। यानी कि अगर बात करते हैं कि ए बी सी डी से जो बनाया गया है वो ओ पी क्यू आर बनाया गया है, तो उसी प्रकार डब्ल्यू एक्स वाई जेड से क्या बनाया जा सकता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर यहाँ पर साथियों हम लोग बात करें कि ये सवाल साथियों कैसे हो सकता है, इसको करने का तरीका क्या है, लॉजिक क्या आखिर यहाँ पर क्या है। ये ए हो जाता है साथियों 1 पर, बी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, डी 4 पर होता है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर अगर बात करें साथियों ओ 15 पर होता है, पी 16 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, आर 18 पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं इसकी, तो डब्ल्यू आपका 23 पर होता है, एक्स आपका 24 पर, वाई 25 पर और जेड आपका 26 पर। अब आप एक चीज साथियों यहाँ पर, ठीक है ना, अब साथियों एक चीज आप यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है साथियों, देखिए जरा, देखिए ये इसमें आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 हो गया, यानी कि 15 16 17 18 फिर 23 24 यानी कि यहाँ पर जो लेटर्स आएंगे वो एक तरीके से साथियों लगातार होंगे, ठीक है। अब आएंगे कैसे, अब एक काम करो साथियों, या तो एक काम करो साथियों 14 से 4 से यहाँ पर क्या हुआ है, 15 हुआ है, यानी कि तकरीबन यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है, 11 बढ़ाया गया है। तो क्या यहाँ पर भी साथियों एक तरीके से 11 बढ़ाया जाएगा, जरा 11 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर साथियों के आ जाएगा। अरे भाई 26 पर जेड होता है, ए से काउंट करोगे तो 11वें नंबर पर ही क्या होगा, के सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में है। अब हम कहेंगे साथियों लगातार ये नंबर आ जाए, यानी कि के के बाद एल, एल के बाद एम और एल के बाद एम के बाद साथियों एम, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों के एल एम एन कहां पर ऑप्शन में, डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें देखिए लॉजिक आपको सिर्फ इसमें पहचानना है कि आखिर लॉजिक इसमें क्या लगा हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें लेटर पोजीशन की, तो जी 7 पर होता है, ई 5 पर होता है, सी 3 पर होता है और ए 1 पर होता है। उसी प्रकार साथियों बी 2 पर होता है, डी 4 पर होता है, एफ 6 पर होता है और एच 8 पर होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें पी 16 पर होता है, एन 14 पर होता है, एल 12 पर होता है, जे 10 पर होता है। अब देखिए यहाँ पर साथियों क्या हुआ है, 7 से 2 हो गया है, 5 से 4 हो गया है, 3 से 6 हो गए, 1 से एकदम 8 हो गया, तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है साथियों यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर तो कुल मिला के अगर बात करें क्या लॉजिक लग सकता है, देखिए अगर बात करें कि ये 1 से 2 हुआ है, ये 3 से 4 हुआ है, ये 5 से 6 हुआ है और ये 7 से 8 हुआ है, तो इसमें भी साथियों यही लगेगा, यही लॉजिक यहाँ पर लगेगा, यानी कि 10 से 11 हो जाएगा, फिर 12 से 13 हो जाएगा, 14 से 15 हो जाएगा और फिर 16 से 17 हो जाएगा, 11 पर आता है के, ठीक है ना। फिर साथियों एम 15 पर होता है ओ और क्यू जो होता है वो 17 पर होता है, यानी कि के एम ओ के कहां पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है और यही आपका क्या है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि जिस प्रकार ट्रीटमेंट शब्द का संबंध डॉक्टर से है, उसी प्रकार स्पोर्ट का संबंध किससे होगा, कोच से, गेम से, प्लेग्राउंड से या प्लेयर से, बताइए। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों, डॉक्टर क्या देता है, ट्रीटमेंट देता है, तो साथियों स्पोर्ट्स से संबंधित नॉलेज कौन देता है या स्पोर्ट्स कौन खिलाता है, एक तरीके से अगर बात करें कोच खिलाता है साथियों, गेम नहीं होगा, प्लेग्राउंड नहीं होगा, प्लेयर नहीं होगा, यानी कि आंसर अगर आपका भी है ऑप्शन नंबर ए, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए जिस प्रकार न्यायालय का संबंध न्याय से है,
उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा? शिक्षक से, शिक्षा से, छात्रा से या साथियों कक्षा से। देखिए न्यायालय में क्या दिया जाता है? न्यायालय में न्याय दिया जाता है, न्याय होता है, न्यायालय में न्याय दिया जाता है। तो स्कूल में क्या दिया जाता है साथियों? स्कूल में शिक्षा दी जाती है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, क्या लिखा हुआ है? सवाल बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन लिखा थोड़ा सा बड़े लैंग्वेज में लिखा है। देखिए 3 शब्द दिए गए हैं, बिल्कुल 3 शब्द दिए गए हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि, जो आपस में किसी प्रकार से संबंधित। बिल्कुल साथियों ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से ग्रह हैं। यानी कि विकल्प में 4 उत्तर दिए गए, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल, जिनमें से एक उत्तर उसी श्रेणी में है जिसमें ऊपर के 3 शब्द दिए गए हैं। उसी सही उत्तर को ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर बात करें ये सब ग्रह हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में एक ग्रह है? तो मैं कहूंगा शुक्र एक ग्रह है, यानी कि ये इनसे ही संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर आपसे साथियों क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विजातीय संख्या क्या है। विजातीय संख्या यानी कि इसमें सबसे विषम संख्या क्या है, इसमें सबसे अलग संख्या क्या है, इसमें सबसे भिन्न संख्या क्या है, ये एक तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 9, 42, 21, 20। अगर बात करें साथियों, मुझे यहाँ पर 3 ऐसी संख्याएं दिख रही है जो एक नंबर से कट जाएगी, लेकिन 20 ऐसी संख्या है जो नहीं कटेगी। यानी कि 9 की अगर बात करें 3 से कट जाएगा, 42 भी 3 से कट जाएगा, 21 भी 3 से कट जाएगा, 20 3 से नहीं कटेगा। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए विजातीय संख्या है, यानी कि फिर से आपको बताने कि इसमें से साथियों सबसे विषम कौन सी होगी, मुझे बताइए क्या आपका सही जवाब हो सकता है, बताइए। देखिए अब आप ये भी एक बार देखा करिए, आपके ऑप्शन में होगा क्या, ठीक है ना, वर्ग संख्या और वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए साथियों देखिए ये किसी संख्या का वर्ग है, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये वर्ग है। तो मैं कहूंगा ये सबसे अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यही साथियों आपका क्या होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEMPER को क्या लिखा जाता है, QDOLDS लिखा जाता है, तो कहने के उसी सांकेतिक भाषा में ANGLE को क्या लिखा जाएगा। देखिए आपसे सिंपल सा पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है साथियों, TEMPER। ये लॉजिक की अगर बात करें साथियों, इस लॉजिक से बस लेटर जो है वो साथियों चेंज कर दिए जाएंगे। बाकी एक सवाल आपसे यहाँ पर एक ये समझ लीजिए पक्का है साथियों, तय है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है, ठीक है ना, लॉजिक क्या लगा है ये आप लोग जरा देखिए। इसको साथियों मैं क्या करता हूं, इसको मैं लेटर पोजीशन की अगर बात करें साथियों कर देता हूं कि ये होता है 20 पर, ये होता है 5 पर, ये साथियों 13 पर होता है, P 16 पर होता है, E 5 पर होता है, R 18 पर होता है, उसी प्रकार Q 17 पर होता है, D 4 पर होता है, O 15 पर होता है, L 12 पर होता है, D 4 पर होता है, S 19 पर होता है। अब देखिए ये 18 से 17 हुआ यानी कि एक घटा है, ये 5 से 4 हुआ एक घटा है, 16 से 15 हुआ एक घटा है साथियों, 13 से 12, 5 से 4 और साथियों 20 से 19। आपको लॉजिक पता चल गया कि लॉजिक आखिर यहाँ पर क्या लगा है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर भी साथियों क्या वही लॉजिक अपना लेना है और आपका आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। जैसे कि ये ई है, अब यहाँ पर जो आएगा वो साथियों क्या आएगा, उससे एक पहले वाला आएगा, डी आएगा, एल से पहले क्या आता है साथियों, के आएगा। इतनी बात आपको समझ, यानी कि अब करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है साथियों, सब में एक 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 कम करते रहना है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका डी और यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, ये आपका के आ जाएगा और यहाँ पर अगर बात करें साथियों आपका एफ आ जाएगा और ये आपका एम आ जाएगा और ये जेड आ जाएगा। तो कुल मिला के ये ऑप्शन कहां पर लिखा हुआ है, डी के एफ एम जेड, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इन क्वेश्चन को जरूर देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक तरीके से। बड़ी सजा मिलने पर एक अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी किस अधिकारी की अपील नहीं कर सकता है, मुझे बताइए कि यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए इन सवालों को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में साथियों जरूर आएंगे, इसमें कोई दो राहें नहीं है। बड़ी सजा मिलने पर एक अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी किस अधिकारी की अपील नहीं कर सकता, थानेदार की, ठीक है ना, कर सकता है, जिला अधिकारी की, पुलिस अधीक्षक की, कांस्टेबल की नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो यही आपका राइट आंसर है। समाज कंटकों से निपटने के लिए पुलिस को चाहिए, पुलिस को क्या करना चाहिए
चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है समाज कंटकों से निपटने के लिए क्या इन पर पूरी तरीके से नियंत्रण लगाना चाहिए? बिल्कुल। पुलिस की गश्त बढ़ा देनी चाहिए? बिल्कुल बढ़ा देनी चाहिए। इनको कठोर सजा देनी चाहिए? बिल्कुल कठोर सजा देनी चाहिए। यानी कि मैं कहूंगा समाज कंटकों से निपटने के लिए पुलिस को ये सारे काम करना चाहिए जो ऑप्शन नंबर ए बी सी बी लिखे हुए हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि यदि कोई लड़की यौनाचार के विरुद्ध पुलिस को शिकायत करती है तो पुलिस का कर्तव्य क्या होगा? मुझे बताइए। पुलिस का कर्तव्य होगा कि मेडिकल जांच कराना या उदासीनता या तत्काल दोषियों को पकड़ना या इनमें से कोई नहीं। तो मैं कहूंगा कि अगर कोई लड़की यौनाचार के विरुद्ध पुलिस को शिकायत करती है तो पुलिस को तुरंत साथियों दोषियों को पकड़ना चाहिए, तुरंत एक्शन में आना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए, पुलिस कर्मी होने के नाते चुनाव संबंधी कार्य में इनमें से आपका कर्तव्य कौन सा नहीं है? मुझे बताइए। देखिए शांति व्यवस्था बनाए रखना ये आपका कर्तव्य है। राजनीतिक पोस्टरों की सुरक्षा रखना आपका कर्तव्य नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता जो लगती है उसको एक तरीके से पालन कराना आपका कर्तव्य है। शांतिपूर्ण मतदान होना चाहिए ये भी आपका कर्तव्य है। तो आपका कर्तव्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं है। बी वाला नहीं है तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है साथियों यहाँ कि आप पुलिस कांस्टेबल है। मान लीजिए आप पुलिस कांस्टेबल है, बनेंगे, ठीक है ना? बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, इसी बार बनेंगे। आप पुलिस कांस्टेबल है, आपकी ड्यूटी फिल्म हॉल में टिकट खिड़की पर अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगाई जाती है। यानी कि आप जिस सिनेमा घर में साथियों हैं वहां पर आपकी ड्यूटी ये है कि भीड़ अनियंत्रित, कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो भीड़, इसलिए लगाई जाती है आपकी ड्यूटी वहां पर। आप स्वयं भी फिल्म देखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे ये आपको बताना है साथियों, मुझे बताइए। चलिए भीड़ पर रॉब मारते हुए सबसे पहले आप क्या टिकट ले लेंगे, फिर ड्यूटी कौन करेगा? आप टिकट की ब्लैक करने लग जाएंगे, ऐसा क्यों करेंगे भाई? आप अपनी मानसिकता को बदलते हुए भीड़ नियंत्रण को प्राथमिकता देंगे या आप अपने स्थान पर अपने साथियों को नियुक्त करके फिल्म देखेंगे? नहीं साथियों, आपकी ड्यूटी लगी है तो आप ही ड्यूटी करेंगे। आप अपनी मानसिकता को बदलेंगे और भीड़ को नियंत्रित करने पर प्राथमिकता देंगे, ना कि प्राथमिकता देंगे फिल्म देखने पर। तो मैं कहूंगा इस सवाल का आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो अब साथियों यहाँ पर आपके सामने मैथ के 10 टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ। यानी कि अगर ये 10 कॉन्सेप्ट आप साथियों देख लेते हैं तो यहाँ से कई सारे कॉन्सेप्ट आप अपने एग्जाम में डायरेक्ट साथियों देखेंगे, ठीक है ना? तो मैथ का पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि एक संख्या के 45% का 15% 105.3 रुपए है, तो इस संख्या का 24% क्या होगा? पहले एक काम करिए साथियों, क्या कि संख्या निकाल लीजिए, उसका 24% भी बहुत आराम से निकाल देंगे, ठीक है ना? चलिए तो एक संख्या का 45% साथियों अगर यहाँ पर हम लोग करें, मान लीजिए वो संख्या क्या है? वो संख्या x है, ठीक है? यानी कि इस x का 45% तो x का 45% यानी कि 45/100 कहने के फिर से इसका 15% यानी कि साथियों 15/100 ये कितना है? तो ये 105.3 है। तो अब x का मान निकाल लीजिए, आपको वो संख्या मालूम पड़ जाएगी। यहाँ पर जितना छोटा हो सकता है कर लीजिए, 5 3 15, 5 दूना 10, 20 हो गया, ये 5 3 45, 5 दूना 10, ये 20 हो गया। अब यानी कि x बराबर आपका साथियों क्या हो जाएगा? 105.3। अब ये 20 गुणा 20 है ना, ये इसके गुणा में आ जाएगी, यानी कि साथियों 20 गुणा 20 आपका यहाँ पर हो गया और नीचे क्या हो जाएगा? 9 गुणा 3 से यहाँ पर भाग हो जाएगी, 9 गुणा 3 आपका ये हो गया। अब एक काम करिए साथियों, क्या काम करिए? 3 एकम 3, 3 3 9, एक जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15 और पॉइंट लगाइए, ये 3 एकम 3 हो गया, यानी कि ये कैंसिल हो गया। इतनी बात आपको मालूम पड़ गई। अब देखिए एक काम करिए साथियों, क्या इस पॉइंट को हटाइए और साथियों क्या आप 10 बढ़ा लीजिए, बिल्कुल 10 बढ़ जाएगा आराम से। तो आप ऊपर क्या बचा? 351 गुणा 20 गुणा 20 बटे क्या आ जाएगा साथियों? 9 गुणा 10 आ जाएगा। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है? देखिए क्या ये 9 से साथियों कटेगा? 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से बिल्कुल कट जाएगा। 9 3 आपका 27 हो जाएगा, ठीक है? और 8 जाएगा 81 हो जाएगा, 9 निम आपका 81 हो जाएगा। यानी कि अब 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। यानी कि 39 की गुणा 400 से करा लीजिए, ठीक है? तो 4 निम आपका 36 हो गया, 4 3 12 और आपका ये 15 हो गया। ये आपका 2 0 यहाँ पर लगा लीजिए। यानी कि अब
इस संख्या का 24% निकालिए, यानी कि संख्या तो हमें मालूम पड़ गई कितनी है, 15,600 है, तो इसका 24% कितना होता है साथियों, देखिए जरा, यानी कि 24/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी था साथियों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, अब देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि अब 156 की गुणा करा लीजिए किससे, 24 से, ठीक है। तो 6 चौक आपके 24 हो जाएंगे, 2 लग गया, 4 पंजे 20 और साथियों 2 22 हो जाएंगे, 4 एकम 6 और 6 हो जाएगा यहाँ पर। इसकी अगर बात करें 6 दूना 12 हो गया, 10 और 1 साथियों आपका 11 हो गया, यहाँ पर आपका 3 आ गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 4 7 3, यानी कि अगर उस संख्या का 24% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3744 आएगा। अब अगर बात करते हैं 3744 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। हो सकता है ये पॉइंट साथियों, क्या पॉइंट साथियों हो सकता है दिक्कत से आ गया, यानी कि गलती से आ गया, तो 3744 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए साथियों, आपके स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए साथियों, इस वीडियो की अगर बात करते हैं, इस वीडियो को एक बार आप लोग क्या कर देना, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद साथियों क्या कर देना, शेयर कर देना, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है ना वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए 25A + 25B बराबर कितना है, 115 है। तो कह रहे हैं साथियों 4 और B का औसत आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या 4 और B का साथियों औसत यहाँ पर आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें सवाल में कुछ दिक्कत है, यहाँ पर असल में अगर बात सवाल देखें तो A और B होना चाहिए, यानी कि ये A लिखा हुआ है। चलिए अब देखिए 25A + 25B बराबर 115 है, यानी कि 25 को अगर कॉमन ले लें तो 25 इधर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, A + B बचेगा, क्योंकि यहाँ से 25 हमने कॉमन ले लिया है, बराबर क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा, यानी कि A + B बराबर साथियों कितना हो जाएगा, 115/25 हो जाएगा। ये 25 जो है इसके भाग में आ जाएगा, इसको कट कर लो साथियों 5 से, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, एक जाएगा 15 हो जाएगा, 5 3 आपका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको साथियों और कैलकुलेट कर लो, 5 एकम 5, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 3 जाएगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, यानी कि A + B की जो वैल्यू आई है वो साथियों कितनी आई है, 4.6 एक तरीके से यहाँ पर आई है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि A और B का औसत क्या होगा, तो A और B का योग कितना आया है, 4.6 आया है। इसका औसत निकालेंगे तो ये कितनी संख्या है, एक संख्या, 2 संख्या, इसकी 2 से भाग करा लीजिए, इसका औसत निकल आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि ये A और B का औसत होगा 2.3। तो 2.3 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर पॉइंट नहीं लग पाया, पॉइंट साथियों मैंने क्या किया, पॉइंट यहाँ पर मैंने आपके लिए लगा दिया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए अब यहाँ पर और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। देखिए ऐसा सवाल एक आता ही आता है, ठीक है ना, पूछा जाता है 3 लोग के नाम आपको दे दिए जाएंगे, स्वैपिल, आकाश और विनय, और कहेंगे एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द ये दौड़ना आरंभ करते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये एक वृत्ताकार स्टेडियम है, ठीक है ना, कहने के वो अपनी परिक्रमा क्रमशः यानी कि 36 सेकंड, 48 सेकंड और 42 सेकंड में पूरी करते हैं। तो कितने सेकंड के बाद वे आरंभ बिंदु पर एक साथ होंगे, यानी कि ये संख्याएं चेंज कर दी जाएंगी एग्जाम में और इनके 3 नाम साथियों चेंज कर दिए जाएंगे। सवाल आपसे यही दिया जाएगा डिक्टो। तो अगर ऐसा सवाल आता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल एक बार और पढ़ लीजिए कि स्वैपिल और आकाश और विनय एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द दौड़ना आरंभ करते हैं। वे अपनी परिक्रमा 36 सेकंड, ये एक 36 सेकंड में पूरी कर लेता है, एक 48 सेकंड में, एक 42 सेकंड में पूरी कर लेता है। तो कितने सेकंड के बाद वे आरंभ बिंदु पर, यानी कि जहां से वो लोग चले थे वहां पर दोबारा आरंभ बिंदु पर एक साथ कब मिलेंगे, यानी कि कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, 504 सेकंड के बाद, 940 सेकंड के बाद, 1008 सेकंड के बाद या 470 सेकंड के बाद। तो मैं आपको इसका करने का एक आसान तरीका बता देता हूं। देखिए
कि अगर ये सवाल आपके सामने आए तो यहाँ पर जो भी नंबर दिया जाए ना उनका साथियों एलसीएम आप याद कर लो। क्या एलसीएम अगर आप याद करोगे तो जो एलसीएम निकल कर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसका एलसीएम निकाल लो, 2 से कट करो साथियों, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2 आ जाएगा। 2 से अगर कट करे 2 नीम 18, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ये नहीं कटेगा तो ऐसे लिख दीजिए, 2 से कट रहा है साथियों नहीं कटेगा 9, ऐसे लिख दीजिए। ये 6 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। अब साथियों फिर से 2 से कट करिए, ये आ गया, ये 3 आ गया, ये 21 आ गया। तो उसके बाद अगर बात करें अब 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब देखिए अब एक बार आपको 3 की जरूरत है और एक बार आपको इस 7 को काटने के लिए 7 की जरूरत है। तो अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है ना, 16 कम 16, 16 32, 16 तिया 48। तो 48 की गुणा किससे करा लीजिए, 3 सत्ते 21 से, ठीक है ना। इनकी गुणा कराइए साथियों, ये 48 आपका आ गया और ये 8 दूना 16 आपका, 4 दूना 8 और एक आपका 9 आ गया, यानी कि 8 आ गया, ये आपका 10 आ गया, यानी कि 1008 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि 1008 सेकंड के बाद वो लोग दोबारा मिलेंगे, यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए कि एक त्रिअंकीय संख्या के अंकों के परस्पर बदलने के बाद, ठीक है ना, परस्पर बदलने के बाद क्या लिखा हुआ है, परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। संख्या के दोनों अंकों का योग 16 है तो मूल संख्या क्या होगी। देखिए इस टाइप का कभी भी अगर सवाल आता है, बस ये संख्याएं चेंज होंगी, लैंग्वेज एक होगी। आपको क्या करना है, ऑप्शन से हमेशा इस तरीके के सवाल को सही करना है। कहने कि एक 2 अंकों की एक संख्या है, दोनों अंकों को अगर परस्पर बदल देते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए 97 है, इसको अगर आपस में बदल देते हैं, जिसके 9 7 लिखा हुआ है ना, तो 7 9 कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब बदल देते हैं परस्पर तो वो मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। तो देखिए साथियों क्या इनमें माइनस क्या 18 आ रहा है, तो मैं कहूंगा साथियों 18 आ रहा है। देखिए एक बार जरा, 17 7 में से 9 जा नहीं सकता, 17 में से साथियों 7 जाएगा, क्या बचेगा, ठीक है ना, ये आपका 8 बच जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा, 8 में से आ जाएगा 1 बचेगी, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अनेक अगर दोनों संख्याएं जो लिखी हैं इसको आपस में अगर बदल लेते हैं, परस्पर 9 7 की जगह 7 9 कर लेते हैं और उनका अंतर देखते हैं, यानी कि घटाते हैं, तो 18 आता है, बिल्कुल 18 आया है। कह रहे कि संख्या के दोनों अंकों का योग 16 है, इनको जरा जोड़िए, 9 और प्लस 7 कितने होते हैं साथियों, बिल्कुल 16 ही 9 7 होते हैं, ठीक है ना। इनको जो जरा जोड़िए, ये भी 16 होते हैं और ये भी 16 होते हैं, तो कुल मिला के कंडीशन तो इसके साथ पूरी हो रही है, ठीक है ना। अब एक बार मैं आपको ट्राई करवा देता हूं, इसको भी ट्राई करवा देता हूं। जैसे कि यहां पर कहा गया था कि अगर इनके आपस में जैसे 8 7 है ना, 7 8 करोगे तो इनका अंतर 18 आना चाहिए। क्या इनका अंतर 18 है, देखिए जरा, इनका अंतर 18 नहीं आ रहा है साथियों, ठीक है। तो मैं कहूंगा यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 1150 का 4/7 4/5 1248 के 5/6 से कितना कम है। यानी कि सबसे पहले एक काम कीजिए कि 1150 का 4/5 निकाल लीजिए, उसके बाद 1248 का आप 5/6 निकाल लीजिए और देख दोनों को घटा दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, इतना आ गया। 4 की 230 से गुणा करा लीजिए साथियों, 4 तिया आपका 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 आपका ये 9 हो जाएगा। इसको कर लीजिए, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। दो संख्या अगर एक साथ कट करोगे तो 0 लगाओगे। अब 5 की गुणा कर लीजिए, 8 पंजे साथियों क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, तो इनको घटा लीजिए आपस में, यानी कि 920 इसमें से साथियों अगर हम लोग घटाते हैं तो ये कितना बचेगा, ये आपका 120 बचेगा, तो 120 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, कहा गया है कि 29 के वर्ग में से 6 का घन अगर घटाओगे तो कितना आएगा। 29 का वर्ग यानी कि 29 का स्क्वायर ऐसे करके कहा गया है, यानी कि 29 गुणा 29, इसमें से अगर हमें 6 का घन का मतलब क्या होता है, 6 क्यूब, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6 इसमें से घटाएंगे तो साथियों कितना आएगा, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। 29 के स्क्वायर की अगर बात करते हैं कितना होता है साथियों, 9 ने 81, 9 दूना 18, 28 यानी कि 26 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों 58 आ जाएगा, 1 आ गया, ये कितना आ गया साथियों 14 और ये कितना आ गया 8, यानी कि 841 तो यहाँ पर आ गया है। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, तो 216 इसमें से घट जाएगा। 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 5 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पर साथियों 6 बचेगा, यानी कि 625 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका 625 आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया।
बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या है। देखिए 2√3 है प्लस 5√3 है, ठीक है ना, और -√12, इतनी बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं कैसे, यहाँ पर क्या होगा, ये √12 है ना, तो √12 की अगर बात करते हैं साथियों, ये कैसे, देखिए 2 छंग 12 हो गया आपका, ठीक है ना। अच्छा एक काम करिए साथियों, √12 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं कह सकता हूं साथियों, क्या 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करें, 2 दूना 4, 4 3 12, वही हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, अब 2 बार है, यानी कि 2 तो बाहर आ जाएगा और √3 हो जाएगा, यानी कि पूरे √12 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, अब √2√3 लिखेंगे, ठीक है ना। इतनी बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, 2√3 लिखेंगे, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 2√3, अब मैंने ये वाला लिखा है 2√3 प्लस 5√3, ठीक है, माइनस अब यहाँ पर क्या था 2√3, यानी कि इसकी जगह पर क्या आया था 2√3 हो जाएगा। 2√3 प्लस 5√3 कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा, अरे 2 और सॉरी 7 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों 7 हो जाएगा, यानी कि 7√3 हो जाएगा, माइनस 2√3, तो 7√3 में से 2√3 घटेगा तो 5√3 हो जाएगा, मैं कहूंगा बिल्कुल हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ऐसा ए में लिखा हुआ है, और यही आपका साथियों बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल की बात करें साथियों, ये भी बहुत शानदार है और ये कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है, एग्जामिनर का फेवरेट ये क्वेश्चन है साथियों। देखिए प्रभा ने 32,000 रुपए का निवेश करके बिजनेस शुरू किया, यानी कि प्रभा की अगर बात करें, इसने बिजनेस शुरू किया है 32,000 रुपए से, कह रहे कि 5 महीने के बाद 22,000 रुपए की पूंजी के साथ अमित भी उस बिजनेस में शामिल हो जाता है, यानी कि 2 लोग हैं, एक तो साथियों प्रभा है और एक कौन है, दूसरा कौन है, क्या नाम था भाई, अमित है, दूसरा का नाम क्या है, दूसरा साथियों यहाँ पर अमित है, ठीक है। और प्रभा ने अपनी रकम कितनी लगाई है, 32,000 रुपए लगाई है, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया 5 महीने बाद, देखिए अब ये अपनी रकम इसने 12 महीने के लिए लगाई, क्योंकि इसमें शेयर नहीं किया गया। उसके बाद कहा गया है वर्ष के अंत में कुल 16,409 रुपए का लाभ हो जाता है, इस लाभ में प्रभा का कितना हिस्सा है। अब देखिए जितना रुपए लगाएंगे ये दोनों और जितने समय के लिए लगाएंगे उसी अनुपात में इनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो इसने 12 महीने के लिए लगाए हैं। उसके बाद कहा गया है कि अमित ने जो अपनी रकम लगाई है वो 22,000 रुपए लगाई है, और ये 5 महीने के बाद आया है, मान लीजिए 12 महीने हैं, ठीक है, ये 5 महीने के बाद आया है, मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, 5 महीने हो गए, ये जून से आया है, तो इसने अपना कितना रकम कितने महीनों के लिए लगाई होगी, जाहिर सी बात है साथियों 7 महीनों के लिए लगाई होगी, तो 7 हो जाएगा। अब अगर बात करें, अब इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वो एक अनुपात आएगा और वही लाभ का अनुपात होगा। जब हमें लाभ का अनुपात पता चल जाता है और टोटल लाभ हमें पता चल जाता है, तो हम दोनों इंसानों का लाभ बता सकते हैं कि इसको कितना प्रॉफिट हुआ, इसको कितना प्रॉफिट हुआ। अब एक काम करिए, इसको छोटा कर लीजिए, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको और छोटा कर लो, 2 एकम 2 और 2 छंग आपका 12 हो गया, 32 काटा, यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं साथियों, ठीक है, अब साथियों ये प्रभा है और ये कौन है, ये अमित है। अब देखिए 16 की गुणा जरा 12 से करो, 11 सत्ते तो 77 आ जाएगा, साफ साफ यहाँ पर 77 आ गया, और 16 की गुणा 12 से जब साथियों करोगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 192 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ, मुझे थोड़ी जगह चाहिए साथियों, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूं साथियों, मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ी जगह चाहिए। और अब आपको ये तो मालूम पड़ गया है कि प्रभा के पास, अब प्रभा और अमित के पास जो अनुपात है, ठीक है, वो 192-77 है। इसको और अगर कट हो सकता है तो कट कर लीजिए साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ है साथियों 16,409, ठीक है ना, 16,409। इसमें प्रभा का लाभ पूछा जा रहा है, प्रभा का लाभ कितना है साथियों 192, और नीचे पता क्या आता है, नीचे इनका और इनका योग आता है, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16, 16 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो कुल मिला के 269 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब एक काम करो साथियों, इसको देखो, या तो सबसे पहले अगर बात करें इसको कट कर लीजिए, लेकिन अगर साथियों कैलकुलेटर की मदद से अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पर क्या
ठीक है ना। 192 आपका ये हो गया और भाग करा देंगे 269 से। 269 से भाग करा देंगे तो 11,712 आएगा। और 11,712 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका साथियों क्या होगा? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा। देखिए त्रिशा और शालिनी की आयु का अनुपात कितना है? 7:6 है। ठीक है ना। ये कुछ नहीं है, 7:6 है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 9 हो जाता है, 9:8 हो जाता है। तो उनकी आयु में अंतर कितना होगा? पहले उनकी आयु तो निकाल लीजिए उन दोनों की, फिर अंतर भी बता देंगे। तो त्रिशा और शालिनी की बात चल रही, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, त्रिशा की आयु अगर 7x है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, तो शालिनी की आयु कितनी है? 6x होगी। कहने के 8 वर्ष के बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है, यानी कि 8 वर्ष अगर साथियों इसमें हम जोड़ देंगे तो 8 वर्ष के बाद इनका जो अनुपात हो जाता है वो 9:8 का हो जाता है। तो अगर बात करते हैं साथियों इनका क्या निकाल लीजिए, इनकी आयु निकालना बहुत आसान है। x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकालिए तो 7x जो है वो त्रिशा की आयु है और शालिनी की आयु 6x है। ठीक है ना। x का मान निकाल लीजिए, 8 सत्ते कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, यानी कि 56x प्लस 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 9 छंग कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54 हो जाएगा, यानी कि 54x प्लस 9 अट्ठे कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब देखिए ये 56x यहाँ पर लिखा हुआ है, 54x उधर है ना साथों, इधर आ जाएगा, यानी कि 54x इधर हो गया, बराबर 72 है। ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें साथों कि अब आपके सामने अगले स्टेप्स क्या है, देखिए अब 56x में से 54x जाएगा साथियों, 2x बचेगा, बराबर 72 में से इतना जाएगा तो साथियों 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखिए त्रिशा की आयु कितनी थी? 7x थी। शालिनी की आयु कितनी थी? 6x थी। x का मान 4 है, यानी कि 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28 वर्ष और 6 चौक कितना हो जाएगा साथियों? 6 चौक आपका 24 वर्ष, यानी कि त्रिशा की आयु 28 वर्ष है, शालिनी की आयु 24 वर्ष है। कहने की इनकी आयु का अंतर क्या होगा? इनको अगर माइनस कराओ तो क्या होगा भाई? 4 आएगा, यानी कि 4 वर्ष कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर अगर साथियों बात करें इस क्वेश्चन की, अगर बात करें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 100वें नंबर का सवाल है, अंतिम सवाल है, 645 का 3/5। तो साथियों 645 का लिखा है, यानी कि गुणा 645 का 3/5, यानी कि 333 के 2/3 से कितना बड़ा है? 333 का क्या? 333 के आगे यानी कि गुणा आ गया, 2/3 से कितना बड़ा है? तो इनको कैलकुलेट करा लो, 5 से कम 5 हो जाएगा। ठीक है ना। 5 दूना आपका 10 हो जाएगा और 5 टीम आपका 45 हो जाएगा। 129 की गुणा 3 से कर दो, कितना आ जाएगा साथियों? ठीक है, 9 3 आपका 27 हो जाएगा, 2 लग जाएगा, 3 दूना 6 7 8 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। इसकी अगर बात करें ये तो साथियों 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 आ जाएगा। 111 की 2 से गुणा होगी साथियों, कितना आ जाएगा? 2 2 2 222 आ जाएगा। अब इनमें कितना अंतर है, कितना ये इससे बड़ा हुआ है, ये यही आपसे पूछा गया था। तो इसको साथियों माइनस करा लो, 387 में से 222 को 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 165 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के 165 कहां पर है? कुछ दिक्कत हो रही है? एक बार और देखिए साथियों, देखिए अच्छा एक मिस्टेक तो हमसे, क्या मिस्टेक हो गई हमसे? एक बार दोबारा से देख ले भाई। देखिए 645 है, इसको देख लीजिए, 7 में से 2 जाएगा, 5 जाएगा, 8 में से 2 6 जाएगा, ठीक है ना, 3 में से 2 1 जाएगा, ठीक है। 645 का 3/5, ये 333 के 2/3 से कितना बड़ा है? हमने 645 लिखा, 3/5 लिखा, 333 लिखा, 2/3 लिखा, 5 से कट किया, 5 कम 5, ये 14 हो गया, 5 दूना 10, ये 4 हो गया, 5 नीम 45, 129 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 9 3 27 और 3 कम 3 3 6 7 8 और 3 कम 3 बिल्कुल सही। इसकी अगर बात करें ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, सब कुछ तो साथियों सही है क्या?